गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार देखेंगे क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और क्लास अगर ठीक से पहुंच रही है आप तक तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए मुझे, ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सकें। एक बार मैसेज करके बताएं सब लोग भाई जल्दी से, क्लास अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार फटाफट बता दीजिए। गुड इवनिंग है सभी लोगों को, स्वागत है क्लास में आप लोगों का। सीडीपी की क्लास है आपकी, तो एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिए ऑडियो वीडियो दोनों ठीक से मिल रहा है आप लोगों को अगर, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा। बस एक बारी मैं ओपन कर लूँ आप लोगों का जो चैट बॉक्स है, ताकि मुझे मैसेज भी मिलने लग जाए। फिर शुरू कर लेते हैं क्लास। चलेंगे, सारे बच्चे जुड़ जाएं एक बार। गुड इवनिंग रजनी जी, आपका स्वागत है। प्रीति बाला गुड इवनिंग आपको भी। आदर्श कुमार, और कौन कौन से बच्चे हैं? ऑडियो वीडियो दोनों मिल रही है। अंजना है, और स्वागत है बेटा आपका भी। चलिए, राज हैं, अंजना है, रजनी है, प्रीति बाला है, तो स्वागत है सभी लोगों का। और भी बच्चे जुड़ते चलिए। आज हमारी जो क्लास है वो क्या होनी है? चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी आपको याद होगा सबको, जो टॉपिक हमने कवर किया था लास्ट क्लास में वो क्या था? वो हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने कवर किया था। ठीक बात है। आज हमें आगे का पढ़ना है, और आगे का पढ़ने के क्रम में जो हम लोग शुरू करेंगे आज, सबसे पहले वो हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाला टॉपिक जो है हमारा, संरचनावाद जिसको हम कहते हैं, या रचनावाद कहते हैं, बेसिकली संरचनावाद तो नहीं, रचनावाद या निर्माणवाद कहते हैं, वहां से बात शुरू करेंगे हम लोग। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो है टॉपिक कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने बात की थी कि डेवलपमेंट जो है उसके दो सिद्धांत हमने पढ़े थे डायरेक्शन वाले। एक हमने पढ़ा था उसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल, और एक पढ़ा था हमने सेफेलोकॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेजुअल प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था। प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, वो पढ़ा था। साथ में हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शामिल करता है, ये बात की थी। मैच्योरिटी और लर्निंग का आउटकम है मिला जुला, ये बात की थी। अलग अलग स्टेजेज पे अलग अलग दिक्कतें आ सकती हैं, ये बात की थी। तो ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट या पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कि भाई कौन कौन से विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं, ये भी हमने पढ़ रखा था। मेंटल डेवलपमेंट हो गया, या फिर हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, मॉरल डेवलपमेंट हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ये सारा हमने डिस्कस किया था। उसके पहले अगर हम बात करें तो हमने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच कंपेयर किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंपेयर किया था हमने। ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने बात कर रखी है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा? वो है बेसिकली नया टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो लिख लीजिए हेडिंग आप, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इसको हम लोग बोलेंगे। हिंदी में इसको लिखना चाहें अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे? हिंदी में हम लोग इसको लिखेंगे रचनावाद। क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे इसको हम लोग? रचनावाद, या हिंदी में इसको हम और कह सकते हैं क्या? निर्माणवाद। निर्माणवाद। आई बात समझ में? तो ये हमें पढ़ना है। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, देखो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहली दो तीन बातें हम इसमें कर रहे हैं फैक्चुअल। एक तो हमारा जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 जो हमारा है, इस पे सवाल बार बार पूछता है कि ये किस पर आधारित है। तो एनसीएफ हमारा जो है इसी कंसेप्ट पे, यानी कि इसी कंस्ट्रक्टिविज्म पे क्या है? आधारित है। ठीक है, एनसीएफ हमारा जो है वो इसी कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, यानी कि रचनावाद का जो हमारा सिद्धांत है
विचारधारा है इसी पर आधारित है। तो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पर आधारित, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद पर आधारित है। क्या आधारित है? जो एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ का मतलब क्या हो गया ये भी हम लिख लेते हैं एक बार, वैसे तो सबको पता होगा, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का है हमारा, ये किस पर आधारित है? सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो हम बोलेंगे ये हमारा रचनावाद पर आधारित है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। क्लियर हुई बात? नोट करते चलिएगा। दूसरी बात, हमसे पूछेगा कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है हमारा, ये सिद्धांत ओरिजिनेट किसने किया, इसके जनक कौन है, फादर किसको हम मान सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर हम किसको मानते हैं? कोई बताएगा तो बता सकता है। जीन पियाजे को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं भाई? जीन पियाजे को। कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर किसको मान सकते हैं हम लोग? जीन पियाजे को मान सकते हैं। अदर थिंकर्स इसमें कौन कौन से हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं? तो देखो, इसमें एक तो आ जाएंगे लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की आ जाएंगे इसके अंदर, और इसमें मेन थिंकर आ जाएंगे एक तो ब्रूनर। क्लियर हुआ? तो लेव वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, डेविड ऑसुबेल हो गए, ऑसुबेल हो गए, ये सारे जो हैं अदर थिंकर्स आ जाएंगे किसमें? कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। यानी कि रचनावाद का जो सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से जो विचारक शामिल होंगे, तो सबसे पहले हम उसमें जनक कौन है कंस्ट्रक्टिविज्म का अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? जनक इसके जीन पियाजे साहब हैं। और इसके बाद अगर पूछता है इसमें अदर थिंकर्स कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? लेव वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, या फिर ऑसुबेल वगैरह हो गए। ये सब जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर्स माने जाते हैं, या कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर इनकी बात हम करते हैं। क्लियर हुआ? लिख लिया सबने ये? अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन प्रेमाइजेस क्या हैं, क्या इसमें मानकर चला जा रहा है, क्या मुख्य बातें इसके अंदर हैं, वो हम लोग एक बारी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं अब। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन प्रेमाइजेस क्या हैं ये हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट्स में। नोट भी करते चलिएगा और समझने पे ज्यादा जोर दीजिएगा। ठीक है भाई? रचनावाद या निर्माणवाद जिसको हम लोग कह रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें देखो क्या है, सबसे पहली बात इसमें हम ये लेके चलें कि ये मानता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, एक्टिव एंड पॉजिटिव, इनके बारे में ये पॉजिटिव अप्रोच रखने की बात करता है। तो कहता है कि चिल्ड्रंस जो है वो क्या है? एक्टिव लर्नर्स होते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं? बच्चे सक्रिय व सकारात्मक, सक्रिय व सकारात्मक अधिगमकर्ता होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। यानी कि जितने भी थिंकर आप देख रहे हो, चाहे जीन पियाजे, चाहे वाइगोस्की, चाहे ब्रूनर, इन सबका जो मत होगा बच्चों को लेकर वो क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और ये मान के चलना है कि बच्चे जो है कक्षा में या विद्यालय में सीखने के लिए आए हुए हैं, और वो सीखने के लिए एक्टिव हैं, यानी कि प्रयास भी कर रहे हैं, सक्रिय हैं, वो निष्क्रिय होकर नहीं बैठे हुए हैं, है ना? सकारात्मक अधिगमकर्ता, बच्चे सक्रिय व सकारात्मक अधिगमकर्ता होते हैं। पहली प्रमाइज तो ये है इसकी, जो हमें मानकर चलना है कंस्ट्रक्टिविज्म जब डिस्कस करना है तो। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई अगर कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चों को हम सक्रिय अधिगमकर्ता मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्नर्स जो हैं, जो भी अधिगमकर्ता हैं, लर्नर्स डेवलप
develop their knowledge themselves themselves। कैसे करते हैं ये अपनी ज्ञान का विकास? बाई एक्सप्लोरेशन, बाई एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंटेशन लिख सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग के द्वारा, या आप लिख सकते हो इसको इन्वेंशन या डिस्कवरी, जो भी लिखना चाहो आप, इन्वेंशन, और बाई एक्टिविटीज या डूइंग्स, मतलब गतिविधियों के द्वारा, ठीक है, इंक्वायरीज के द्वारा। तो हमने क्या लिखा कि ये जो लर्नर्स हैं, अधिगमकर्ता जो हैं, ये अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का विकास स्वयं करते हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का विकास स्वयं करते हैं। इसके लिए वो करते क्या हैं? देखो, इसके लिए वे जांच पड़ताल, एक्सप्लोर करना यानी जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, नई नई चीजों को ट्राई करना, जांच पड़ताल, ठीक है, अनुभव, एक्सपेरिमेंटेशन या अनुभव या प्रयोग, दोनों लिख सकते हो आप, अनुभव या प्रयोग, आविष्कार, आविष्कार आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो दो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई पहली बात हमने कहा कि चिल्ड्रन जो है वो क्या है? एक्टिव हैं। तो एक्टिव है ये किससे पता चलेगा? जब वो अपने ज्ञान का विकास खुद करेंगे, वो अपने नॉलेज का डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं? खुद ही से कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, है ना? तो सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं? देखो एक्टिव कैसे है पता चला? एक्टिव पता चला इस बात से कि इसके लिए ये क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, नई नई चीजों को ट्राई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, नई नई चीजें आविष्कार कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं से बच्चे खुद ही अपने ज्ञान का विकास करते हैं, और ज्ञान का विकास वो करने में सक्षम है। इसीलिए सक्षम है क्योंकि वो सकारात्मक है और सक्रिय हैं। अब अगली बात इसमें देखो हम लोग क्या समझेंगे? अगली बात ये समझेंगे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं और अपने ज्ञान का विकास स्वयं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि है उसका प्रयोग होगा या नहीं होगा। तीसरी बात इसमें क्या हो जाएगी कि इसमें जो है लर्निंग है, इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किस चीज का होगा? खाली ट्रायल एरर से होगा अधिगम, या फिर उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा? बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें माना जाता है कि लर्निंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या माना जाता है? कि लर्निंग जो है वो क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि अधिगम जो है वो क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे यूज ऑफ इंटेलिजेंस आएगा। यूज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा सीखने के ऊपर ये जोर देता है, बिना बुद्धि के सीखने पर जोर नहीं देता। जैसे कि अभ्यास कर करके, रट्टा मार मार के, उस तरीके की लर्निंग पर ये फोकस नहीं करता। ये किस पर फोकस करता है? कॉग्निटिव जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किस पर फोकस करता है? बुद्धि के प्रयोग पर फोकस करता है, यूज ऑफ इंटेलिजेंस पे प्रयोग फोकस करता है। हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि यूज ऑफ
इंटेलिजेंस पे ये फोकस करता है, ये बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? और एक और बात मानता है देखो कि क्या जन्मजात रूप से बच्चों में बुद्धि होती है क्या? क्या बच्चे बुद्धि लेकर पैदा होते हैं क्या? क्या ये मानेगा? जब ये कह रहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का विकास स्वयं करते हैं और करने के लिए वो अनुभव करते हैं, इकट्ठा करते हैं, चीजों को जांचते हैं, परखते हैं, खोजबीन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, तो ये सब क्या जन्म के पहले होती हैं चीजें या जन्म के बाद होती हैं? ऑब्वियसली जन्म के बाद होती हैं। तो इसलिए ये मानता क्या है देखो, इसका इसकी मान्यता यह है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की कि जो बुद्धि है वो जन्म के पहले नहीं होती, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन आर बॉर्न विदाउट माइंड। ये मानता है कि बच्चे जो है बिना बुद्धि के पैदा होते हैं और बुद्धि का विकास वो पैदा होने के बाद गतिविधियों के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से करते हैं, है ना। आर बॉर्न विदाउट माइंड। विदाउट माइंड का मतलब इंटेलिजेंस, बिना बुद्धि के जन्म लेते हैं और बुद्धि का विकास वो बाद में करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में आने के बाद, है ना। यानी कि बच्चे जन्मजात रूप से बुद्धि की क्षमता रख के पैदा नहीं होते। बच्चे जन्मजात रूप से बुद्धि से युक्त नहीं होते। सकारात्मक तो होते हैं, सीखने के लिए वो आते हैं विद्यालय में और जब वो प्रयास करते हैं तो खुद से अपने विकास करते हैं ज्ञान का, और वहीं से उनकी बुद्धि का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे उनके अंदर तर्क क्षमता, तमाम तरह की क्षमताएं आने लग जाएंगी, ये माना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? चिल्ड्रन आर बॉर्न विदाउट माइंड, यानी कि बच्चे बुद्धि के बिना पैदा होते हैं और बुद्धि का विकास वो खुद दुनिया में आने के बाद अंतः क्रिया करके, इंटरैक्शन करके फिर वो करते हैं। तो ये जो बुद्धि का विकास यहाँ पे है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कैसे है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे बुद्धि का जो विकास है, देखो वो हमने अभी बात की कि कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि भाई बुद्धि का विकास बच्चे जन्म के पहले से नहीं होता, जन्म के पश्चात होता है। बुद्धि का विकास कैसे होता है? जन्म के पश्चात। और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं वो? इसके लिए वो अंतः क्रिया करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, चीजों के साथ भी, लोगों के साथ भी इंटरैक्शन करने की प्रक्रिया, अंतः क्रिया, या जो हमने बात की है ना कि भाई जांच पड़ताल, खोजबीन, प्रयोग, ये तमाम तरह की क्रियाओं के द्वारा, प्रयोग आदि के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके फिर वो बुद्धि के विकास की बात यहाँ पे जन्म के पश्चात की जाती है। ठीक है, तो अंतः क्रिया, खोजबीन, प्रयोग आदि के माध्यमों से जन्म के पश्चात बुद्धि का विकास होता है और इसी बुद्धि के विकास के साथ साथ जो नॉलेज डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज है वो भी होता चला जाता है ना, नॉलेज डेवलपमेंट या ज्ञान का विकास। तो ज्ञान का विकास भी बच्चों का जन्म के पश्चात शुरू होता है, पहले से वो कोई ज्ञान लेकर पैदा नहीं होते। और जो लर्निंग है वो किस तरह की लर्निंग पे फोकस कर रहा है? ये कॉग्निटिव लर्निंग पे फोकस कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे बुद्धि का प्रयोग हम करते चले जाएंगे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जो हम अधिगम कर रहे हैं उसमें हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश कर रहे हैं। हिट मेथड से या ट्रायल एंड एरर मेथड से हम काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि व्यवहारवादी मानते हैं। आई बात समझ में यहां तक सबको? अगर समझ आ गई हो तो बताओ कि हाँ जी समझ आ गई। बताओ फटाफट से, हटा दिया मैंने इसको। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा देखो कंस्ट्रक्टिविज्म में? यहां तक समझ आ गया हो तो यस लिख के बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो। हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा या एनसीएफ पे क्वेश्चन आएगा तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीएफ भी हमारा इसी पर आधारित है। मैंने पहले लिखवा दिया इसीलिए, है ना। तो आप एक तरीके से समझो कि आप पढ़ रहे हो कंस्ट्रक्टिविज्म, लेकिन आप कहीं ना कहीं एनसीएफ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीएफ का आधार तो यही थ्योरी है, यही विचारधारा है। तो जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एनसीएफ का भी स्ट्रक्चर समझ रहे हो, एनसीएफ की विचारधारा को भी समझ के चल रहे हो। आ रही बात समझ में सबको? यस और नो? सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं। मेरी क्लास में इंटरेक्शन पूरा चाहिए मुझे, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। अर्पणा का मैसेज आ गया, प्रीति बाला का मैसेज आया। बाकी लोग कौन कौन है लाइव क्लास में? एक बार सब लोग कम से कम अटेंडेंस तो दो अपनी, ऐसे शांत रह के पढ़ाई कैसे होगी? ठीक है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप लोग भी तो एक्टिव लर्नर हो,
तो पता तो चलना चाहिए। अब कक्षा में बच्चे से सवाल पूछा जाएगा, वो जवाब ही नहीं देगा या खुद सवाल पूछेगा ही नहीं, हाँ जी करके चल देगा आगे, तो उसको सीखने को थोड़ी मिलेगा। तो इसीलिए एक्टिव लर्नर होने का मतलब है कि आपका ध्यान कक्षा में है, आप जो बात हो रही है उसको सुन रहे हो, उसके ऊपर जो प्रश्न दिमाग में बन रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हो, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो कक्षा में, ये सब चीजें जो एक्टिविटीज कराई जा रही है उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट अपनी रख रहे हो, तब माना जाएगा एक्टिव, है ना। अब अगली बात देखो, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके अंदर जो क्लासरूम होती है हमारी, वो क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए या चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए? क्लासरूम कह लीजिए या एजुकेशन कह लीजिए, जो कहना चाहें आप, कक्षा या शिक्षा दोनों किस पर आधारित होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिविज्म वाली जो कक्षा है या जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली शिक्षा है पूरी की पूरी, इसका फोकल एरिया कौन होना चाहिए? केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए इसका? सेंटर कौन होना चाहिए इसका? या केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? टीचर होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, अथॉरिटी या अधिकारी या सरकार होनी चाहिए, या बच्चे होने चाहिए? क्या लगता है आपको, कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए, बालक या बालिका जो भी है, लर्नर है, वो होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो, चाइल्ड या लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की बात इसमें की जाएगी। लर्नर सेंट्रिक यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा या कक्षा की ये वकालत करता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसको बाल केंद्रित कह लीजिए या अधिगम केंद्रित कह लीजिए, है ना। तो चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम की ये बात करता है, और चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम या शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा, शिक्षा में तो सब कुछ शामिल हो जाएगा कि भाई करिकुलम भी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, मेथड भी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, सब चीजें ओवरऑल जो भी चीजें हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। टीचर का जो रोल होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए? रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से, बताइए थोड़ा। रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से? यानी कि शिक्षक की भूमिका किस रूप में देखता है ये? एनसीएफ का सवाल पूछे कि एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कहा गया है या क्या बताया गया है, या फिर आपसे पूछे कि निर्माणवाद या रचनावाद में शिक्षक की भूमिका को लेकर क्या मत है, तो दोनों ही केस में आंसर सेम रहेगा। वो आंसर क्या है कि टीचर मस्ट बी एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक जो है वो कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, यानी कि सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में नहीं होना चाहिए। बच्चों की समस्या का हल प्रदान कर देगा अगर टीचर, तो बच्चे खुद से कैसे सीखेंगे, जबकि ये तो खुद से सीखने पे जोर देता है। तो ये टीचर जो होना चाहिए वो बच्चों को फैसिलिटेट करे, सहायता प्रदान करे, सुविधा प्रदायक हो या सुविधा दाता हो। क्लियर हुआ? वो खुद बच्चों के प्रश्नों का या समस्याओं का समाधान न करे, बल्कि उन समस्याओं के समाधान करने में बच्चों की मदद करने वाला होना चाहिए। फैसिलिटेटर, बिल्कुल सपना, करेक्ट है। ये सारे सवाल देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए मैंने इसको आपको एक ही जगह पे नोट करा दिया पहली ही क्लास में कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते समय ही, ताकि इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपके दिमाग में पहले दिन से फिक्स हो जाए। चाहे एनसीएफ पे आधारित सवाल पूछे, चाहे आपसे कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित सवाल पूछे, चाहे वो जीन पियाजे के ऊपर पूछे, चाहे वो लेव वाइगोस्की के ऊपर पूछे, ये जो मत हम पढ़ रहे हैं ये ऑलमोस्ट सब पे लागू होंगे। बाकी क्वेश्चंस की भाषा के हिसाब से थोड़ा बहुत उत्तर कहीं ऊपर नीचे होगा, बदलेगा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे आगे। क्लियर हो गई बात? तो ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात भी करता है, ये भी हमें समझ में आ गया। टीचर के रोल को फैसिलिटेटर के रूप में बताता है, और बच्चों को, अब ये क्या बच्चों को महत्व देता है कि नहीं देता? ऑब्वियसली देता है। तो बच्चों के अनुभव, बच्चों की बातें, बच्चों की सोच, बच्चों की क्षमताएं, बच्चों की एबिलिटीज, बच्चों की रुचियां, इन सबको महत्व देता है। इसका मतलब ये हो गया। कक्षा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए कि ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए? ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जिसमें बच्चों की भागीदारी हो। दूसरी बात, बच्चों के बारे में टीचर की सोच नकारात्मक होनी चाहिए या सकारात्मक होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। टीचर बच्चों को पनिशमेंट देने वाला होना चाहिए या उनको सपोर्ट करने वाला, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए? तो सपोर्ट और मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। बाकी समस्याओं का हल तो बच्चे खुद ही ढूंढ सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके इस आधार पे बनने लग जाएंगे अभी तक के जो हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन जो बेसिस है या प्रेमाइजेस हैं वो तो हमने पढ़ ली। अब इसमें जो थिंकर्स हैं उनकी थ्योरीज हमें पढ़नी है।
तो थिंकर्स कौन कौन से मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जीन पियाजे आएंगे, वाइगोस्की आएंगे, ब्रूनर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। और जीन पियाजे की जो हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो जीन पियाजे को मैंने बताया ही आपको कि जीन पियाजे को माना जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर, पितामह या जनक। ठीक। अब जीन पियाजे का जो हम पढ़ेंगे अगर, तो इनके दो विचार हैं मुख्य रूप से। एक तो इनका जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं ये। और वही जो हमने बात की अभी कि भाई बच्चे खुद अपने ज्ञान का विकास करते हैं, उसी क्रम में ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी देते हैं, तो वो हमें पढ़ना रहेगा। बच्चों की बुद्धि का विकास कैसे होता है, नॉलेज कैसे डेवलप होता है, वो सारी चीजें। और दूसरी तरफ इनका एक विचार हमें पढ़ना होगा नैतिक विकास पे, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत, जो जीन पियाजे ने विचार रखे हैं नैतिक विकास पे, वो क्या है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इनकी जो है, कोहलबर्ग की अलग है, इनकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि मॉरल डेवलपमेंट पे इन्होंने क्या विचार रखे हैं अपने, वो भी हमें पढ़ना रहेगा इनको। तो दो आधार पे हम पढ़ेंगे, एक तो इनका हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और दूसरा हम इनका पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में, जो इनके विचार हैं वो। जब हम इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसको फिर हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। एक हिस्सा हो जाएगा इसका, देखते हैं क्या, एक हिस्सा हो जाएगा इसका जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस थ्योरी के अंदर के, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो, मेन कॉन्सेप्ट्स यानी कि मुख्य संप्रत्यय क्या है, संकल्पनाएं क्या हैं। और दूसरा विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ये दो आधार पे हम पढ़ेंगे इसको। एक तो थ्योरी का पार्ट पूरा, और दूसरा इन्होंने जो स्टेजेज बांटे हैं डेवलपमेंट के, वो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण, विकास के चरण या अवस्थाएं, चरण या अवस्थाएं दोनों लिख सकते हो आप, अवस्थाएं भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। विकास के चरण या अवस्थाएं, क्लियर है। अब विकास के चरण कितने बताए इन्होंने, आपको पता होगा कितने चरण बताए हैं, 3 या 4? बताइए, 1 2 3 4 में से कितने चरण बताए हैं इन्होंने, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताएं फटाफट से भाई, विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने? नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरा चार्ट पहले बनवा देता हूं आपका मैं, ताकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाए पूरी थ्योरी की, इनके जिन पियाजे के बारे में जो पढ़ना है हमें। उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। लिख लिया सबने? अगर लिख लिया हो तो बताइए। 4 अवस्थाएं बताई हैं, कितनी बताई हैं? तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो अवस्थाएं हो गई जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिन पियाजे के हिसाब से जो उन्होंने स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं,
वो कौन कौन सी बताइए? 4। पहला हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसके अंदर किसके अंदर क्या आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको दिमाग में याद भी होता चले, पिक्चर भी बनती चले सबकी। सेंसरी मोटर स्टेज इन्होंने इसको बताया कितना, 0 से लेके 2 साल तक। जो 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो किस में आएंगे? सेंसरी मोटर स्टेज में। हिंदी में इसको हम कहेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था कह सकते हैं, या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं। संवेदी प्रेरक प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक लिख लीजिए, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक, इसी को हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कह सकते हैं वैसे कहना चाहें तो, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा देखिए, दूसरी अवस्था क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर भी कुछ फीचर्स आएंगे, उसके ऊपर भी सवाल रहते हैं, वो हम एलोबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 4 अवस्थाएं, ठीक है भाई, कामिनी जी और प्रीति बालाजी का उत्तर आया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये रहती है आपकी 2 से लेके कितना, 2 से लेके रहेगी ये आपकी 7 साल तक। 2 से लेके 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब इसी तरीके से देखो, जो तीसरी अवस्था ये बताते हैं वो कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था ये बताते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्लियर हुआ? इसकी उम्र सीमा मानी गई है 7 से लेके 9 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था ये बताते हैं वो बताते हैं बेसिकली, देखो फोर्थ स्टेज जो है वो क्या बताते हैं ये, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या इसी को एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या हम इसी को क्या कह सकते हैं फॉर्मल की जगह एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, यानी अमूर्त, है ना। तो हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग या तो औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, और या फिर हम इसको कहेंगे औपचारिक की जगह क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी उम्र क्या हो जाएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है 9 वर्ष से लेके 9 वर्ष से अधिक। कई जगहों पे ये 9 से 11-12 वर्ष तक भी देता है, कई जगहों पे 16 वर्ष तक देता है। तो हम 9 वर्ष से अधिक लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट वहाँ पे डेटा है नहीं, फिक्स है नहीं, तो हम फिक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, कई किताबों में आपको 9 से 11-12 वर्ष दिखेगा, कई किताबों में आपको 16 वर्ष तक भी दिखेगा, ये जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो 9 वर्ष से अधिक लिख दीजिए, यानी 9 ईयर्स एंड अबव, 9 साल या उससे ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल मानी जाएगी। क्लियर हुआ? अब जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको पुनः बांटा जाता है 2 हिस्सों में। देखिए, इसको पुनः जो है 2 हिस्सों में बांटा जाता है। वो कौन से 2 हिस्से होते हैं इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसको बांटा जाता है 2 हिस्से में। एक हो जाता है आपका प्री कंसेप्चुअल पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्या, दूसरे को बोलते हैं इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड। आई बात समझ में? यानी कि अंतरदर्शी अवस्था, अंतरदर्शी
एक सेकेंड, फिर से लिख देता हूं मैं। इंट्यूटिव पीरियड यानी कि अंतरदर्शी अवस्था या अवधि। ठीक, अंतरदर्शी अवधि। और ये हो गया प्री कंसेप्चुअल पीरियड, हिंदी में इसको लिख देंगे हम लोग। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, इसको हम लिख देंगे हिंदी में पूर्व संप्रत्ययात्मक, संप्रत्ययात्मक या संकल्पनात्मक भी लिख सकते हो, पूर्व संप्रत्ययात्मक अवधि। ये तो चार अवस्थाएं हो गई इनकी, और चारों अवस्थाओं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है एक एक करके कि कौन से में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। सपना वो 7 से 9 ही है, फिक्स जो है वो 7 से 9 है। कुछ गाइड्स में 7 से 11 लिखा हुआ है, बट वो गलत है। अगर उत्तर उसके हिसाब से करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें 7 to 9 ईयर्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब वही मैंने कहा ना कि कई सारी किताबों में अलग अलग यहाँ पे फैक्ट मिल जाता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। 7 से 9 वर्ष को ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में फिक्स माना जाता है। ज्यादातर जो आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे 7 से 9 वर्ष ही दिखेगा आपको। और प्रश्न भी जो पहले पूछे गए हैं उसमें 7 to 9 ईयर्स का ही ऑप्शन आया है, और वही करेक्ट भी रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर, दिमाग में आ गया आपके चारों अवस्थाओं का कि कौन सी अवस्था का क्या नाम है और कितने से कितने साल तक है। बाकी वन बाई वन करेंगे तो हम देखेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या फीचर्स बच्चे में ऐड होती हैं, प्री ऑपरेशनल में क्या क्या फीचर्स ऐड होती हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या क्या फीचर्स ऐड होती हैं, और आपका जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड होती हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इसको भी हटा देता हूं मैं। अब एक बारी मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो जीन पियाजे के अंदर वो भी देख लेते हैं। एक पूरा चार्ट तो हम बना ही लेते हैं कम से कम आज, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जीन पियाजे का जो विचार है उसका एक चार्ट हम आज दिमाग में बिठा लेंगे, ताकि एक पहली नज़र में हमें सब कुछ दिमाग में रिवाइज करना आसान हो जाए। तो जो मेन कंसेप्ट है या जो थ्योरी है, थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जहां से सवाल बनते हैं हमारे, देखो क्या क्या स्टेजेज हैं या क्या क्या बातें हैं उसमें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें हमें समझना होगा स्कीमा। स्कीमा क्या है? ठीक है, हम पढ़ेंगे स्कीमा क्या है। स्कीमा को हम स्कीमा ही लिखेंगे हिंदी में, और कई बार इसका नाम और लिख दिया जाता है क्या, मेंटल स्ट्रक्चर या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक, मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी कि हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख लेंगे मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना। मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना, तो पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो, पहला मेन कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट आएगा हमारा वो आएगा क्या, देखो वो आएगा डिस इक्विलिब्रियम। डिस इक्विलिब्रियम क्या है हम ये समझेंगे। डिस इक्विलिब्रियम क्या है ये जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं असाम्य धारण। असाम्य धारण लिखेंगे इसको हिंदी में। असाम्य धारण या असाम्या
दोनों बोल सकते हैं, असाम्य धारण या असाम्य। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझना रहेगा हमें। उसके बाद फिर हम समझेंगे अडाप्टेशन का कॉन्सेप्ट। डिसइक्विलिब्रियम होगा तो अडाप्टेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अडाप्टेशन को हिंदी में लिखते हैं अनुकूलन, अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक है, और अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर दो उप प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो दो उप प्रक्रियाएं क्या हैं देखते हैं एक बार। अनुकूलन की प्रक्रिया जब होगी तो अनुकूलन की प्रक्रिया दो माध्यमों से होगी। एक होगा इसके अंदर देखो क्या, एक होगा हमारा अकोमोडेशन, एक को बोलेंगे हम अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन कह देंगे हिंदी में हम इसको, अलग अलग नाम होते हैं। समायोजन भी कह दिया जाता है, कई बार परीक्षा में इसको समंजन करके भी पूछा गया है। समायोजन की जगह क्या पूछा गया है भाई, समंजन, समविष्टीकरण, अलग अलग नाम है। तो जब कंसेप्ट समझाऊंगा तो और भी इसके जो वर्ड्स हैं वो लिखवा दूंगा आपको मैं। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं आत्मसात्करण या आत्मसातीकरण। आत्मसात्करण या आत्मसातीकरण, क्लियर हुआ। ये दो उप प्रक्रियाएं हैं किसकी, अडाप्टेशन की। ये दोनों क्या हैं, उप प्रक्रियाएं हैं किसकी, अडाप्टेशन की। इन दोनों ही उप प्रक्रियाओं से हमारा अडाप्टेशन का प्रोसेस होगा। और जब अडाप्टेशन का प्रोसेस हो जाएगा तब फिर क्या होगा, फिर डिसइक्विलिब्रियम ठीक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन आ जाएगा या इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसी को न्यू इक्विलिब्रियम भी कह दिया जाता है। न्यू इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं इसको, या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। न्यू इक्विलिब्रियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले डिसइक्विलिब्रियम हुआ, उसको अडॉप्टेशन के माध्यम से हमने ठीक किया, तो ये क्या हो गया, नई साम्य की स्थिति हो गई या नया साम्य धारण हो गया, है ना। इसको हम नई साम्य या नया साम्य धारण कह सकते हैं। आई बात समझ में। न्यू इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम या नया साम्य कह सकते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसी ऑर्डर में पढ़ने होंगे, इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर एक बार में बन जाएगी, पूरा सीन याद हो जाएगा पिक्चर का, है ना। क्या होगा, स्कीमा होगी हमारे पास। स्कीमा का डेवलपमेंट कैसे होता है पहले ये डिस्कस करेंगे। स्कीमा का डेवलपमेंट हमारा हो गया, मान लीजिए एक लेवल की जानकारी हमारे पास है, लेकिन जब कोई नई स्थिति आएगी बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये एक तरीके से असंतुलन की स्थिति होती है। ये एक तरीके से क्या होती है, असंतुलन वाली अवस्था होती है, जहां पे कि हमारा पहले का जो जानकारी है वो काम नहीं करता, हमारे समस्याओं का हल ढूंढने में हमें मदद नहीं कर पाता। तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेट हो जाता है, यानी कि असाम्य की स्थिति में चला जाता है, जहां पे हम अपने समस्याओं का हल निकालने में असहज महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो पहले की स्कीमा है, जो पहले का दिमाग के अंदर जानकारी है फिक्स हमारे अंदर, वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, काम नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अब उस नई स्थिति से निपटने के लिए अडाप्ट करेंगे सिचुएशन को, यानी कि अनुकूलित करेंगे खुद को। अनुकूलित करने के क्रम में दो प्रक्रियाएं अपनाएंगे, या तो हम अकोमोडेशन करेंगे या तो हम एसिमिलेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे। अकोमोडेशन कब करते हैं, जब हम अपने पहले की जानकारी में ही बदलाव करते हैं, यानी जो हम पहले से जानते थे वो यहाँ फिट नहीं हो रहा नई सिचुएशन में, तो नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम पहले की जानकारी को अपने दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अकोमोडेशन होगा। अगर हम जो नई सिचुएशन आई है उसमें पहले वाली जानकारी को ही एज इट इज अप्लाई कर दे रहे हैं या उसी में ऐड ऑन कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं चीजों को, तो वो एसिमिलेशन होगा। जब एसिमिलेशन हो जाएगा या अकोमोडेशन हो जाएगा, यानी इस तरीके से हमारा अडाप्टेशन हो जाएगा, तो अडाप्टेशन होने के बाद क्या होगा, जो ये डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, न्यू इक्विलिब्रियम में, यानी कि फिर से पुनः हमारा मस्तिष्क जो होगा वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, शांति अवस्था में आ जाएगा, यानी कि हम अपने समस्या का हल ढूंढ लेंगे। आई बात समझ में। तो असंतुलन से वो कहाँ आ जाएगा, फिर से वापस संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। और इसी तरीके से नॉलेज का डेवलपमेंट होता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। नई नई सिचुएशंस आएंगी, नए नए समस्याएं आएंगी, और उन नई नई समस्याओं का हल ढूंढने में हम प्रयास करेंगे, एफर्ट मारेंगे। एफर्ट मार के हम इसी तरीके से नए नए जानकारियों का विकास करेंगे, और हर एक जानकारी पहले की जानकारी में जुड़ते हुए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगी। तो ये जो स्कीमा होती है एक तरीके से क्या होती है, ये इसमें कहा जाता है इसको एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक। इसको क्या माना जाता है, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, यानी कि एक
इमारत बनती है तो इमारत में एक ईंट जो होती है, यानी एक तरीके से इसको आप समझने के लिए लिख लो, इमारत की एक ईंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है कि एक ईंट के ऊपर रख के दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, फिर पांचवी ईंट, फिर छठी ईंट, तभी तो पूरा भवन तैयार होता है। ठीक वैसे ही स्कीमा होती है कि एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, इस तरीके से ही ज्ञान हमारा एक दूसरे से जुड़ जुड़ के धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है और संपूर्ण ज्ञान का विकास इसी प्रकार से होता है। बाकी अभी डिटेल में हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है। इतनी बात पहले आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। पहली क्लास है जीन पियाजे की, तो मैं पहले पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ, कंसेप्ट क्या हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, ताकि जब अगली क्लास में आप इसको एलोबरेट करो, डिस्कस करो, तो टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में फिक्स रहें। तब ये ना लगे कि सर ये नया शब्द बोल रहे हैं कुछ, है ना। सारे शब्द आपके सुने हुए हों, समझे हुए हों बेसिक लेवल पे थोड़े थोड़े, बाकी डिटेल में फिर हम एक एक को एलोबरेट करेंगे। डन है भाई, सबको क्लियर है? मिटा दूं इसको। तो ये हमें मेन कॉन्सेप्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंसेप्चुलाइजेशन है, वो पढ़ने हैं। वो हमें स्टेजेज पढ़नी है। स्टेजेज के अंदर हर स्टेज में कुछ न कुछ नई एबिलिटीज जुड़ेंगी, आएंगी। जैसे कि सेंसरी मोटर है तो वहां पे हम परपजिव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल होगा तो वहां पे हम जो है सिंबॉलिक प्ले या प्रिटेंड प्ले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होती है, एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद जिसको कहते हैं। एक तरीके से हम उसको सेंट्रेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर जब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएंगे तो वहाँ पे हम कंजर्वेशन क्या होता है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन केबिलिटी का क्या मतलब है, सीरिएशन कब आता है बच्चों में, ये सारी चीजें जानेंगे। रिवर्सिबिलिटी क्या है ये सीखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे या फॉर्मल ऑपरेशनल में जाएंगे तो लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है या डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, न्यू ऑल्टरनेटिव का डेवलपमेंट करना बच्चा सीखता है, वो सब करेंगे। तो उस पर भी सवाल अलग से पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहां तक हमने सीख लिया है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। मॉरल डेवलपमेंट जो मैंने बताया था जीन पियाजे का, उसके बारे में भी एक खाका आपके दिमाग में मैं अभी बैठा देता हूं, ताकि उसको भी डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और जीन पियाजे का विचार जब आप पढ़ लोगे मॉरल डेवलपमेंट का, तो उसी से प्रभावित रहा है कोहलबर्ग का जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट का, है ना। तो कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ने के पहले हम जीन पियाजे का जो विचार है मॉरल डेवलपमेंट पे वो जान लेंगे पहले ही। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की चर्चा करते समय इसको दो भागों में बांटा है, दो स्टेजेस में बांटा है। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास को इन्होंने क्या किया है, दो अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, एक को ये बोलते हैं हेट्रोनॉमस स्टेज ऑफ मोरालिटी, हेट्रोनॉमस स्टेज ऑफ मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी के अंदर ये हेट्रोनॉमस स्टेज ऑफ मोरालिटी कहते हैं एक को। हिंदी में हम इसको कहें तो क्या कहेंगे, परायत्त नैतिकता की अवस्था कहेंगे इसको हम लोग, परायत्त नैतिकता की अवस्था। और दूसरा जो है हमारा, ये क्या होता है, ऑटोनॉमस स्टेज ऑफ मोरालिटी, ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस स्टेज ऑफ मोरालिटी, हिंदी में इसको हम लिख लेंगे स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये दो हिस्सों में बांट के हम नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था होगी ये उच्च स्तर की नैतिकता की बात करेगी, और जो परायत्त नैतिकता का स्तर होगा वो निम्न स्तर की नैतिकता की बात करेगा, छोटे स्तर की, है ना, छोटे बच्चों के लिए अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम नैतिकता के बारे में दो से जो अवस्थाएं हैं इनकी वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये एक पिक्चर आपके दिमाग में जीन पियाजे के विचारों के बारे में आई होगी, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो यहां तक पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, आज हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, एनसीएफ और कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन प्रेमाइजेस क्या हैं,
ठीक। और जीन पियाजे के जो विचार हैं उनका एक स्ट्रक्चर लेआउट हमने देखा कि खाका क्या है, कितनी अवस्थाएं बांटी हैं उन्होंने, क्या क्या मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, नैतिकता के बारे में उन्होंने क्या कहा है। इस चीज को हम वन बाय वन करके समझेंगे, पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगली क्लास में ये टॉपिक मैं आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप 1 घंटे की क्लास पढ़ ली आपने, इसमें आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और कंस्ट्रक्टिविज्म को एक बार दोबारा दोहरा लीजिएगा, क्योंकि मेन वही है। अगर वो समझ आ गया तो आप मान लो पेडागोजी के ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि पूरा एनसीएफ उसी पर बेस्ड है, और वर्तमान समय की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी की पूरी शिक्षा की व्यवस्था भी कंस्ट्रक्टिविज्म को ही आधार बनाकर चलाई जा रही है, या उसी के ऊपर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। मैं कुछ पीपीटी शेयर करूंगा, इसलिए आज इसी पे रोक रहा हूं, क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूं कि लिखवाना ना पड़े आपको, लिखा हुआ मैटर आपको ऑलरेडी मिल जाए। मेरे नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो मैं करवाता हूं क्लास के अंदर, उसकी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज नहीं कर पाया था शेयर, तो उसकी पीपीटी पहले ही मैं शेयर कर दूंगा, साथ में आपकी रहेगी, आप देखते चलोगे, लिखना नहीं पड़ेगा, खाली समझते समझते चलोगे। और वो पीपीटी आपके स्टडी मटेरियल में डलवा दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके रखना चाहोगे रख भी सकते होगे अपने पास, है ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या होगा, लिखने वाला काम कम होगा, समझने पे ज्यादा फोकस रखेंगे, डिस्कशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि सीटेट में काम वही आएगा, समझा हुआ है ना। रट्टा किताबें तो बहुत है मार्केट में, आपके पास भी होंगी बहुत सारी, तो लिख लिख के रखने से कोई फायदा नहीं है। दिमाग में जितना चला जाए उतना ही हमारे लिए काम का है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारा सब कुछ दिमाग में जाए, और हम परीक्षा के पहले अगर कुछ ना भी कर रहे हो तो इतनी बातें दिमाग के अंदर हों कि हमारा एग्जाम में स्कोर 25+ आ जाए, वही कोशिश रहती है। तो उसके लिए मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में साथ में लगा के पढ़ा दूंगा। कंसेप्ट कंसेप्ट समझाने का काम रहेगा, लिखने का काम आपका बचेगा, तो आपका पूरा ध्यान समझने पे रहेगा, और मेरे को भी टाइम ज्यादा मिलेगा, बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा पूरा का पूरा परिभाषा वगैरह, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिएगा सब लोग, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और शाम के 10 बजे से बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ सीटेट और यूपी टेट के लिए क्वेश्चन सीरीज मॉक टेस्ट, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, तो सीडीपी वाले सब्जेक्ट से शुरू करेंगे 10 बजे रात को। तो आज तो नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज तारीख है 5, कल से करेंगे, है ना, कल से करेंगे। कल से हम लोग रात के 10 बजे मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग सब लोग आइए, स्वागत रहेगा आप लोगों का, और उसमें पार्टिसिपेट करिए एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि मोस्टली प्रीवियस ईयर में जो आए हुए परीक्षा के प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया जाएगा सीटेट के, और साथ में बीच बीच में यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट के भी कुछ क्वेश्चंस में बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट लगेंगे डालूंगा, ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो, और आप जो है परीक्षा के प्रश्न अगर बना लिए पिछले सालों के 8-10 साल जो हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी वैसे ही परफेक्ट हो जाएगी, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगा। कंसेप्ट आप यहाँ पे बैच में पढ़ी रहे हो, पेड बैच में, यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप लोग जुड़िए, कल रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल पे सीजीएस कोचिंग के नाम से है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा आज, और उसको नोटिफाई करने के लिए खुद को बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकॉन प्रेस कर चुके हो, तो आपको नोटिस मिल ही जाएगी। नहीं मिलती है नोटिस किसी कारण से, तो कल 10 बजे यूट्यूब पे जाके सीजीएस कोचिंग सर्च करके पहुंच जाइएगा, और तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लाइव क्लास मेरी मिलेगी 10 बजे रात को। ठीक है, 10 से 10:30 11 बजे तक करा करेंगे डेली। सब लोग खाली रहते हो उस समय आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर सो जाओ आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी।